We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. न्यूज़ नेशन इस वक्त इजराइल की राजधानी तेल अवीव के नज़दीक बेतियाम में मौजूद है। बेतियाम दरअसल वो जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा ह्यूमन कैजुअलिटी, ह्यूमन लॉस इजराइल को उठाना पड़ा, क्योंकि इससे पहले हमने आपको सेड्रॉट का इलाका दिखाया था, हमने आपको हाइफा भी दिखाया था, हमने आपको बीरशेवा भी दिखाया था और डायमंड स्टॉक एक्सचेंज भी दिखाया था, लेकिन वहाँ पर नुकसान आर्थिक था, इंसान की जान का नहीं। लेकिन बेतियाम में कम से कम 9 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से 3 तो बच्चे थे और वो बच्चे यूक्रेन से आए हुए थे, यहाँ पर शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे। 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। एक दंपत्ति के अपार्टमेंट में हम मौजूद हैं, क्योंकि बाकी जो इलाका है वो बैरिकेडिंग करके रोक रखा है और वहाँ पर अभी भी खतरनाक स्थिति है, अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे। हमारे साथ एक शख्स है, एक बुजुर्ग दंपत्ति है, बात करने के लिए। उस वक्त क्या रहा था सर? व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हाट हैपेंड इन बेतियाम बिटवीन द वॉर इन Israel and Iran? My name is Ranan, and one bomb fall something like 100 meters from my house, and they make a damage for maybe, I don't know exactly, but maybe for 150 apartments. Can you show me your the window of your kitchen, how it is impacted due to the missile occurred by the Iran, and it's a huge destruction not only here but nearby location also. Yeah. See, all this go, and you can see around us, and you were safe at the time? You are in the bunker or at the home? I not. I say the truth. I stay home, but after the bomb, the first one who go to the shelter. after the missile attack. And why there is a huge casualty? Around 9 people died, including 3 children and 100 injured. What is the reason behind it? Because I've been in Haifa, I've been in other places of Israel, but human casualty is very less, but it was in Betyam. The people that kill and injured, most of them is not civilian of Israel. They are come here to medical, for... Is there any hospital, big hospital nearby when... Yes, there's not far from here. I think it's maybe 5 minutes in Hulon. It's called Wolfson, and there's big one in Tel Aviv that it's maybe 10-15 minutes from here. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके का जो नुकसान है वो हुआ था। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी राकेश रावत लगातार तस्वीरों के ज़रिए दिखाएं। दरअसल समस्या ये है कि बेतियाम में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, लगभग 150 से 200 अपार्टमेंट पूरी तरीके से मटियामीट हो चुकी है और 400 से लेकर 500 घरों में नुकसान हुआ है। और इन तस्वीरों की तुलना आप गाज़ा पट्टी में हुए नुकसान से भी आप कर सकते हैं, चाहे वो गाज़ा शहर का नुकसान हो या फिर आसपास के इलाके का, और उसी तरह का नुकसान यहाँ भी आया है। ईरान ने बेतियाम के हमले को अपनी जीत के तौर पर दिखाने की कोशिश की थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी भी सिर्फ जहां आंशिक नुकसान हुआ है उन घरों को छोड़ करके बाकी किसी भी घर में आपको लोग नज़र नहीं आएंगे, और अभी भी सुरक्षा कर्मियों ने बैरिकेडिंग कर रखी है। न्यूज़ नेशन आपको ऐसे ही एक घर के अंदर से बाहर की तस्वीरें दिखा रहा है कि किस कदर नुकसान हुआ था। और मैं चाहूँगा कि जो यहाँ पर हमारे साथ बुजुर्ग दंपत्ति हैं वो हमें दूसरे नंबर के रूम पे भी लेके चलें। मैम, कैन वी सी द नेक्स्ट रूम वेयर द विंडोज़ ब्रेक्ड? तो हम दूसरे कमरे की तरफ आपको लेके चलते हैं, और यहाँ पर पुराने अपार्टमेंट है। पुराने अपार्टमेंट के साथ एक नुकसान ये होता है कि इसके अंदर बॉम्ब शेल्टर नहीं है। जब हम हाइफा में मौजूद थे तो हर एक अपार्टमेंट के अंदर बॉम्ब शेल्टर नज़र आए थे, और यहाँ देखिए किस तरीके से नुकसान है। हालांकि
14 तारीख बीतने के लगभग 2 हफ्ते के आसपास का वक्त हो गया है और मैं चाहूँगा कि सीधा तस्वीरों में जाए, इसलिए जो मलबा है उस मलबे को काफ़ी हद तक हटा लिया गया है। लेकिन फिर भी आप इस हर एक कमरा ऐसा है जहाँ पर नुकसान हुआ है और जहाँ भी कांच था, जहाँ भी शीशा था, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जब यहाँ मिसाइल स्ट्राइक हुई तो इस घर से उस मिसाइल की दूरी लगभग 100 मीटर यानी 300 फुट के आसपास थी। लेकिन उसका जो शॉक वेव था वो इतना घातक था कि आसपास के तमाम घरों की, तमाम इमारतों की, तमाम अपार्टमेंट्स की खिड़कियां टूट गई, चकनाचूर हो गई। और वही स्थिति हमें यहाँ भी नज़र आ रही है। बल्कि अगर दीवार के ऊपर का मैं चाहूँगा कि एक बार दिखाएं कि वो भी पूरी तरीके से जो दरार है वो नज़र आती है। यानी नुकसान हुआ है, ना सिर्फ कांच की खिड़कियों को नुकसान हुआ है, पूरी तरीके से दीवार को भी, कंक्रीट को भी। और वही स्थिति हमें यहाँ दिख रही है। तो ये है बेतियाम के हालात, जिस बेतियाम को गाज़ा के तरीके से बदलने की, उस रूप में बदलने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई थी। तो जो झर्रे हैं उसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान, जो शॉक वेव है उसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान, क्योंकि जब भी टर्मिनल स्टेज के बाद बैलिस्टिक मिसाइल ज़मीन पर गिरती है तो उसकी शॉक वेव इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि आसपास का इलाका, वहाँ की खिड़कियाँ, वहाँ के खिड़की दरवाजे, यहाँ तक कि दीवारें भी बच नहीं पाती। यहाँ से 300 फुट दूर वो मिसाइल गिरी थी, जिसकी वजह से 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 3 बच्चे थे, 100 से ज़्यादा घायल हुए थे अकेले बेतियाम में। लेकिन उसका असर हमें इस घर के अंदर भी आंशिक नुकसान के तौर पर देखने को मिल रहा है। ईरान की कोशिश थी कि इजराइल को भी गाजा जैसा जख्म दिया जाए और जख्म दिया गया बेतियाम में। बेतियाम के एक रिहायशी इलाके की छत के ऊपर से न्यूज़ नेशन आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। और यकीन मानिए कि इस छत पर पहुंचना भी बेहद मुश्किल था, क्योंकि सीढ़ियां टूटी हुई थी, मलबा बिखरा हुआ था और कांच से बचते हुए हम बामुश्किल इसकी छत पर पहुंचे हैं ताकि न्यूज़ नेशन के दर्शक, तमाम भारतीय दर्शक देख सके उन तस्वीरों को जो बेतियाम में हमले के, यानी 14 जून के हमले के बाद भी नज़र आ रही है। सीधा तस्वीरों पे चलते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसी इमारत शेष नहीं रह गई है जिसके शीशे बचे हों। टेम्परेरी हालत में फ़िलहाल इसके ऊपर बैरिकेडिंग करके लोगों ने रहना शुरू किया है, जिन घरों को ख़तरनाक डिक्लेयर नहीं किया गया है। लेकिन बाकी घरों के हालात तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, ख़राब है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां नुकसान नहीं हुआ हो, किसी भी खिड़की में आपको कांच नज़र नहीं आएगा। जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, इससे पहले हमने यूक्रेन और आर्मेनिया, अज़रबैजान के वॉर के दौरान भी देखा था, वो होता है बैलिस्टिक हमलों के बाद, बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों के बाद कांच को लेकर के। क्योंकि जब शॉक वेव आती है तो कांच किसी बुलेट के तरीके से बैलिस्टिक स्पीड पर टकराता है और उससे ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर जिन 9 लोगों की मृत्यु हुई बेतियाम में, उनमें से 3 तो बच्चे थे और तीनों बच्चे शरणार्थी के तौर पर यूक्रेन से आए थे। तो सोचिए कि वो क्या सोच के आए होंगे यूक्रेन से कि उनके देश की हालात बहुत ख़राब है, कभी भी रूस की मिसाइलों से छलनी हो जाता है तमाम शहर, और इज़राइल में रहेंगे, बेतियाम में रहेंगे, तल अवीव में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कहते हैं कि जब स्थिति विपरीत हो तो कोई भी अनुकूल हालात बचते नहीं, शेष नहीं रह जाते, और वो नज़र आते हैं इन बिल्डिंगों में। इन बिल्डिंगों के पूरे इलाके, पूरे बिल्डिंग ब्लॉक को नुकसान पहुंचा है। और ये वही बेतियाम है जिसमें ड्रोन से देखने पर पहचान ही नहीं हो पा रही कि ये वाकई ही इजराइल है क्या, क्योंकि इजराइल को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के तौर पर, डेवलप्ड कंट्री के तौर पर देखा जाता है। लेकिन यहाँ कोई इमारत शेष नहीं है, कोई अपार्टमेंट शेष नहीं है, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मलबे का ढेर ना हो, जहाँ नुकसान ना हुआ हो। और वही स्थिति हमें यहाँ भी नज़र आ रही है कि चारों तरफ टूटी हुई खिड़की, टूटा हुआ कांच, बिखरे हुए हालात, और उसके अलावा नुकसान तो कंक्रीट को भी हुआ है। तो ये है बेतियाम का एरियल व्यू, जो आप किसी छत के ऊपर से ही देख सकते हैं, क्योंकि नीचे पुलिस की बैरिकेडिंग की लिहाज से बहुत ज़्यादा कवरेज का मौका मिलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि जो आसपास की छत है, उन छतों को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि जब बैलिस्टिक स्पीड से जाती है तो बैलिस्टिक स्पीड से जाने पर जो छतें हैं वहाँ भी नुकसान पहुँचता है, क्योंकि उसके बाद जो स्पीड है, जो शॉक वेव है, वो छतों के ऊपर भी नुकसान पहुँचाते हुए नज़र आती है। और वही स्थिति फ़िलहाल बेतियाम में भी नज़र आ रही है। तो बेतियाम के रिपोर्ट के ज़रिए आप देखिए कि किस कदर जो दंश होता है युद्ध का, वो कितना ख़तरनाक होता है।
कि यहाँ पर लोगों के पास समय नहीं था। दरअसल ये पूरी की पूरी सोसाइटी ऐसी है जो लगभग 40 साल पहले बनी हुई है। यहाँ पर कंपलसरी बंकर बनाने की, हर एक फ्लोर पर सेफ रूम बनाने की, बॉम्ब शेल्टर बनाने की योजना उस वक्त तक तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि बेतियाम किसी भी बॉर्डर से दूर पड़ता है। लेकिन जब ये फ्लैट्स बने, जब अपार्टमेंट्स बने, तब ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब ज़रूरत है। और जब ज़रूरत हुई तब कंस्ट्रक्शन पुराना पड़ गया था। और यही वजह है कि इजराइल को सबसे ज़्यादा ह्यूमन कैजुअल्टी, ह्यूमन लॉस बेतियाम में हुआ। 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें से 80 से लेकर के 85 ऐसे हैं जो परमानेंट विकलांग हो गए हैं। उनके किसी न किसी शरीर के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है या काटना पड़ा है। 3 बच्चों की मृत्यु हुई है, 9 लोगों की मृत्यु हुई है। और मृत्यु का ये तांडव हमें बेतियाम में देखने को मिला था। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कि लोहे का दर्द लुहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। यानी दर्द का एहसास भी उसी को होता है जिसने उस दर्द को भोगा हो। और इस दर्द को भोगने के लिए बातियाम का इस्तेमाल किया था ईरान ने, क्योंकि बातियाम की स्थिति लगभग वैसी ही हो गई जैसी स्थिति हुई थी गाज़ा पट्टी के समूचे इलाके की। क्योंकि यहाँ पर मेरे पीछे आपको हरा भरा सा शहर नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मेरे कैमरा सहयोगी कैमरे को घुमाएंगे, हालांकि अभी भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, अभी भी यहाँ पर लगातार मशीनों के ज़रिए काम चल रहा है। और वो स्थिति नज़र आ रही है कि कैसे बैरिकेड करके अंदर जाने से हमें रोका गया है। और आप देखिए कि यहाँ पर अभी भी जो सिविक सर्विसेज हैं, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो मशीनों के ज़रिए, क्रेन्स के ज़रिए लोगों के सामान को, बाकी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर अभी भी सिविक एजेंसीज़, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगातार काम कर रही है और बातियाम के अंदर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। और ये स्थिति नज़र आती है, यहाँ तक कि जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो भी अपनी गाड़ियों के साथ अंदर नहीं जा पा रहे हैं। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बेतियाम में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी हुई थी, और यही वजह है कि यहाँ पर अभी भी निकलने नहीं दिया जा रहा। देखिए सामान किस तरीके से आता है, वो जो क्रेन है उसके ज़रिए सामान निकालते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ताकि जितना संभव हो लोगों का सामान निकाला जा सके। लेकिन लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अगर सामान है तो क्रेन्स के ज़रिए लाया जाएगा, और वो क्रेन भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की होगी, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, और उसके ज़रिए ही सामान लेकर जाएगा। बाकी जितनी भी आप खिड़कियाँ आपको नज़र आएंगी, वो खिड़कियाँ, वो दरवाजे, वो इमारतें, वो सब कुछ चकनाचूर हो चुका है, मटियामेट हो चुका है। तो ये स्थिति नज़र आ रही है कि अगर सामान निकालना है, सामान चढ़ाना है, तो भी इसी क्रेन का इस्तेमाल करना होगा। तो ये है बातियाम के हालात। बातियाम जहां पर 14 जून की रात में लगभग 2 बजे के आसपास एक ज़बरदस्त हमला किया गया था, और उस हमले के बाद की स्थिति आप देख सकते हैं कि कोई घर नहीं बचा है जहां नुकसान नहीं हुआ हो। तो ये स्थिति हमें बातियाम में नज़र आ रही है कि क्रेन के ज़रिए सामान उतारा जा रहा है, सामान चढ़ाया जा रहा है, और अंदर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। और बाहर पुलिस की मौजूदगी ये बताने के लिए कि कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता। तो ये स्थिति है बातियाम की। और यहाँ तक कि जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जिनके घर हैं, उन्हें भी रोका गया है। आप इस महिला को देख सकते हैं कि अपनी गाड़ी के साथ अंदर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत देर तक समझाने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो ये स्थिति है बातियाम की जंग के बाद के हालात। कभी हाथ में बंदूक तो कभी हाथ में हथौड़ा, यही हालात नज़र आते हैं इजराइल के तमाम शहरों के। क्योंकि मेरे पीछे भवन निर्माण का काम चल रहा है। वो निर्माण, क्योंकि बीते 12 दिनों में जिस तरीके से नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई अब कीलों के ज़रिए की जा रही है, और कीलों के ज़रिए ही नुकसान के बाद घर को ठीक करने की कोशिश करते हुए इजराइल के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपने अपने घरों में। और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी घुमा के दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर कांच बिखरा हुआ है। यहाँ पर पूरी की पूरी जो विंडो है, बड़ी विंडो, वो टूट चुकी है, और इस तरीके का नुकसान हमें तमाम घरों में नज़र आ रहा है। इस पूरे इलाके के घरों में नज़र आ रहा है। ऐसी कोई जगह शेष नहीं रह गई है जहाँ पर नुकसान नहीं हुआ हो, चाहे वो घर के अंदर की स्थिति हो, चाहे वो बाहर की स्थिति हो। लेकिन बातियाम में इसी तरीके का नुकसान तमाम घरों के अंदर लगभग
500 के आसपास घरों में नुकसान हुआ, 9 के आसपास जाने गई, 80 के आसपास विकलांग हुए, 90 घायल हुए। तो जान और माल का नुकसान सबसे ज़्यादा इसी इलाके में नज़र आ रहा है। एक व्यक्ति है जो हमारे साथ लगातार बात कर रहे हैं और उनका ही घर ये मौजूद है। ही इज़ द ओनर ऑफ दिस अपार्टमेंट। व्हाट इज़ योर नेम ब्रदर? Moshiko. Vashiko, yeah, nice to meet you too. So, Vashiko, what was the situation at that time when the missile occurs? I suppose on 14th of the June midnight. The midnight we have Azaka. It's like ooh, Siren. yeah, and go to the miklat, you know, the Bomb shelter. bomb shelter, and we learn bam, and we start, It was like earthquake. It was like earthquake or the shaking. yeah, shaking every my wife and my white children, everything shaking and cry, and up to the home, and we see all the home break, and we say no. Was there fire Gaza also? do it problem. Hamas do it problem. We Israel we love peace. Israel love peace. Gaza not love peace. Palestine not love. It was the attack by the Iranian missile. Iran do it the bomb Iran, but every year the bomb come with Gaza, with Iran. Okay, it's the life here, and we love we want life with the all Israel with the peace. So it's a quite normal situation in Israel. You make your home, you construct your building, then a missile attack or maybe some rocket attack occurs. I'm not understand your question. Sorry. So it's a new normal thing. Always siren, always missile, always boom. Yeah, yes, it's normal here, live here. Every day. But you love your country. Yeah, I love. And you love India too. And love India, and all India come here. Namaste. We love here. We have work. We have peace. Smile. Good. ये good. भारत के लिए good प्यार weed, है। good weed, good weed. ये भारत के लिए प्यार है जो इन्हें नज़र आता है। इनका कहना है कि हमारे लिए स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है। कभी गाज़ा से हमला होता है, कभी हिजबुल्लाह से, कभी हमास से, और यहाँ लगातार काम करते हुए लोग भी नज़र आ रहे हैं। वो लगातार काम कर रहे हैं और ये स्थिति है इस पूरे के पूरे इलाके की कि घर का कोई हिस्सा शेष नहीं रह गया। और मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी बाहर की तरफ भी आपको लेके चले कि अस्त व्यस्त हालात कैसे होते हैं। ये वो सामान है जो इनकी बेटी का, इनकी पत्नी का था, लेकिन अब वो सिर्फ सामान एक कमरे में ही ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हम आपको बाहर लेकर चलेंगे, बाहर के हालात भी दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो कांच है वो बहुत शार्प एजेस है वो नज़र आ रहे हैं और ये चारों तरफ बिखरा हुआ है। और अब यहाँ पर लोगों ने खुद ही पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया क्योंकि बतियाम में जो सिविक एजेंसीज़ है वो इतनी काम नहीं कर पा रही है। वजह यह है कि जब 1,500 के आसपास के अपार्टमेंट में नुकसान होगा, कि मैं कैमरा सहयोगी राकेश भी बहुत ध्यान से आइए कि यहाँ पर जो शार्प एजेस हैं उससे नुकसान हो सकता है और बहुत से मकान तो ऐसे हैं जो बंद है, यहाँ वापस लौट के ही नहीं आए। यानी जो डर है, जो खौफ है, जो खौफ का मंज़र है वो इस कदर हावी होता हुआ नज़र आ रहा है कि लोगों ने अपने रिहायशी इलाकों में अपने सपनों के आवास को ही छोड़ दिया। अब आपको लेके चलते हैं हम बातियाम के लगभग हर एक अपार्टमेंट में बने हुए बॉम्ब शेल्टर की तरफ, और इस बॉम्ब शेल्टर ने ही लोगों की जान बचाई थी। तो ये पूरा इलाका है बॉम्ब शेल्टर का, और बॉम्ब शेल्टर पे जाने के बाद इस गेट को बंद कर दिया जाता है, मजबूत गेट, और बेसमेंट में जाकर ही लोगों ने अपनी जान बचाई थी, वरना इन शार्प एजेस से बचना बेहद ही मुश्किल होता। बातियाम दरअसल एक हिब्रू भाषा का शब्द है जो पहचान थी सकारात्मक ऊर्जा की, लेकिन बातियाम की सकारात्मकता अब कहीं खोती हुई नजर आ रही है। तल अवीव के सैटेलाइट सिटी के तौर पर इसे देखा जा सकता है, जैसे मुंबई के पास ठाणे है और दिल्ली के पास गुरुग्राम और नोएडा। अत्याधुनिक शहर, लेकिन अत्याधुनिक शहर को किस तरीके से जन्नत से दोज़ख में तब्दील कर दिया वो स्थिति हमें यहाँ नज़र आएगी। इस वक्त हम बातियाम के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में यानी बाज़ार के पास ही मौजूद है। इससे पहले हमने जो आपको स्थिति दिखाई थी वो स्थिति थी घरों की, रेजिडेंशियल इलाके की, लेकिन अब बाज़ार की भी स्थिति देख लीजिए कि शायद ही कोई इमारत हो जिसके कांच बच गए हों। सभी जगह नुकसान, और नुकसान के पीछे
की दास्तान नज़र आती है कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को किस कदर नुकसान हुआ है। हालांकि बातियाम का जो साइन है, इज़राइल का झंडा है, चलती हुई ट्राम है, वो ये बता रही है कि धीरे धीरे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है। लेकिन पीछे के घर ये भी बता रहे हैं कि 12 दिनों के जंग ने इस पूरे इलाके को बर्बादी के कगार पर ले आए, और अगर ये बर्बादी और ज़्यादा बढ़ती तो सोचिए हालात कैसे होते, क्योंकि लोगों के घर टूटे। लगभग 500 से लेकर 700 घरों को पूरी तरह से नुकसान और 1500 को लगभग आंशिक रूप से नुकसान। 9 लोगों की जान चली गई। और साथ में मैं चाहूँगा जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, इसकी तस्वीरें भी मेरे कैमरा सहयोगी राकेश रावत लगातार दिखाते रहें। और ये तस्वीरें, कहा जाता है कि एक तस्वीर 100 शब्दों से ज़्यादा बेहतर होती है। तो एक तस्वीर से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बातियाम क्या हुआ करता था और अब क्या कुछ शेष रह गया है, और वो भी 12 दिनों की जंग के अंदर। क्योंकि जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तब 96% एक्यूरेसी थी एयर डिफेंस सिस्टम की इज़राइल की, लेकिन जंग खत्म होते होते वो 65% तक गिरती हुई नज़र आई। और जब वो गिरी तो उसके बाद गिरी मिसाइल, उसके बाद चले ड्रोन्स, उसके बाद गिरे रॉकेट्स, और उसकी वजह से बातियाम की बहुमंजिला ऊंची इमारतों से लेकर के और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सब जगह त्रासदी के निशान नज़र आते हैं। तो ये हालात है बातियाम की, और बातियाम में किस तरीके से नुकसान हुआ, उस नुकसान की तस्वीरों को भी न्यूज़ नेशन के ज़रिए तमाम हिंदुस्तान के दर्शक देख लीजिए कि जब जंग की गूंज होती है तो उस जोश के ठंडा होने के बाद दोज़ख ही नज़र आती है। और वो दोज़ख की तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें बयां करती है कि बातियाम एक सैटेलाइट सिटी के तौर पर कितना बड़ा हुआ करता था। इसकी तुलना ठाणे, गुरुग्राम या नोएडा से कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद के हालात किस कदर इतर नज़र आते हैं, किस कदर ख़राब नज़र आते हैं। कैमरा सहयोगी राकेश रावत को राहुल डबास के साथ बातियाम इज़राइल से दीजिए इजाज़त, लेकिन हर एक खबर से बाखबर होने के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार, शाबाश, शलोम। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।